ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के सबसे बड़े जीनियस थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, जो अकेला ही कई साइंटिस्टों से ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पाते थे। वो इतना जीनियस थे कि आज से करीब 100 साल पहले ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य बताए थे जो उस समय तो कोई भी सच नहीं माना था। लेकिन आज 100 साल बाद आधुनिक विज्ञान ने वो सब थ्योरी को सच साबित किया है। जो थ्योरी हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते हैं, वो सब थ्योरी आइंस्टाइन ने आविष्कार किया भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उनकी असाधारण सोचने और समझने की क्षमता देखकर कई लोगों को लगता था कि आइंस्टाइन की ब्रेन आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस बात का अंदाज़ा भी आइंस्टाइन को था, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी शरीर की कोई भी हिस्से पे रिसर्च किया जाए। लेकिन जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन का मौत हुआ, तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आए उसने चुपके से आइंस्टाइन के ब्रेन को निकाल लिया था, क्योंकि उस डॉक्टर को जानना था कि दुनिया के सबसे जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या जो उनको इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया। आइंस्टाइन की ब्रेन को चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हर्वी, जिनको खुद के साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा आइंस्टाइन के ब्रेन को रिसर्च करने में दिलचस्पी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ही प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हर्वी की इस काम के बारे में पता चल गया, और इसी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हर्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट को मनाकर ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके पिता का स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और इस दिन के बाद से ही शुरू हुआ इस ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने का सफ़र। आइंस्टाइन के ब्रेन जो पहले से ही डॉक्टर हर्वी ने प्रिजर्व करके रखे थे, वो उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई सारी फ़ोटोज़ ली और ब्रेन को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हर टुकड़े को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके रखा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर हर्वी ब्रेन लेकर कैंसम के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोकेमिकल टेस्टिंग लैब में ब्रेन के ऊपर जांच करने की कोशिश करते रहे। और कई साल बीत जाने के बाद भी डॉक्टर हर्वी आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर कुछ खास रिसर्च कर नहीं पाए, और तभी पहली बार उन्होंने एक फैसला लिया कि वो इन ब्रेन के अलग अलग हिस्से को दुनिया भर के रिसर्च सेंटर में डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए भेजेंगे। और फिर 1955 में ब्रेन की चोरी होने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर एक स्टडी पब्लिश की गई, और इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस के ब्रेन पर दुनिया भर के रिसर्च सेंटरों ने कई स्टडीज़ पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों से काफ़ी अलग था। सबसे बड़ा अंतर ब्रेन के कॉर्पस कॉल्सम नामी हिस्से में पाया गया। जैसे कि हम जानते हैं, इंसान की ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी सोचता है वो ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है, और फिर ब्रेन हमारे शरीर की उस हिस्से में सिग्नल देता है काम को पूरा करने के लिए। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी इंसान का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, लिखने और कैलकुलेशन करने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन आर्ट, संगीत स्किल, क्रिएटिविटी और शेप्स को पहचानने में मदद करता है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में कॉर्पस कॉल्सम की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, और यही कॉर्पस कॉल्सम आइंस्टाइन का आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यही नहीं, उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसी वजह से आइंस्टाइन एक ही समय में काफ़ी जटिल प्रॉब्लम और सिचुएशन को संभाल पाते थे।
और कॉर्पस कॉल्सम बड़े होने के अलावा भी आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। और रिसर्चर का मानना है कि इसी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि उनकी गणित का कैलकुलेशन स्किल की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आइंस्टाइन जटिल से भी जटिल प्रॉब्लम को बिना पेन और पेपर के अपने ही ब्रेन की मदद से हल करने की काबिलियत रखते थे। और जब आइंस्टाइन की ब्रेन का वजन किया गया तब उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का कहना है कि उनकी ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी। जांच के बाद पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब जन्मे थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं पाते थे, जबकि दूसरे बच्चे 3 सालों में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपने ही सोच में डूबे रहते थे। स्कूल के समय में आइंस्टाइन को सबसे ज़्यादा गणित और साइंस में नंबर आते थे। जब आइंस्टाइन सिर्फ 12 साल के थे तब उनके होम टीचर अपनी जियोमेट्रिक बुक को इनके पास भूल गए। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने बस एक ही दिन में पूरी बुक को पढ़कर अपनी जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के ज्ञानी बन गए थे। गणित और साइंस में वो इतना ज्ञानी थे कि वो जब क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते थे तो टीचर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन का ज़्यादातर सवालों का उत्तर टीचर्स के पास नहीं होते थे। आइंस्टाइन इस ब्रह्मांड को एक छोटी सी सूत्र में बांधना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जीवन का मकसद बना लिया था। और सिर्फ 26 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसीलिए उनको पीएचडी की डिग्री और नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि आज भी आइंस्टाइन की उन सभी थ्योरी के बिना साइंस अधूरी है। इस चैनल को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी तथ्य आपसे दूर ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।